तो सर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीडीडी और जो सीपी जिसको हम बोल रहे हैं सेरिब्रल पाल्सी उसमें, तो क्या आप उनके बीच में डिफरेंस बता सकते हैं? एडीएचडी जैसे अपने नाम में डिफाइन करता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, राइट। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो एनर्जी लेवल होगा वो नॉर्मल एनर्जी लेवल से हाई रहेगा, रेस्टलेसनेस नहीं फील करेगा। स्पीच एक बहुत बड़ा टॉपिक है ना, उसके अंदर डिलेज आते हैं, कम्युनिकेशन आता है, स्वॉलोइंग डिसऑर्डर्स आते हैं, ये सब स्पीच डिसऑर्डर्स का पार्ट होते हैं। सेंसरी इश्यूज होते हैं, सेंसरी सीख भी करता है बच्चा सेंसरी स्टिमुलेशंस को लेकर, चाहे वो ऑडिटरी होगी कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई लाउड साउंड पे बच्चा कान पे ऐसे हाथ चला, डिफरेंट टेक्सचर्स को टच कर रहा है, बाल को, हेयर को टच कर रहा है, डिफरेंट क्लोथ को टच कर रहा है। हेलो एंड वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट, जहां हम बात करेंगे उन टॉपिक्स को लेकर जो अक्सर जिद, नॉटीनेस या फिर एक फेज है कहकर इग्नोर किए जाते हैं, जैसे कि एडीएचडी, एडीडी, ऑटिज्म, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स सुनते ही पेरेंट्स के दिमाग में आता है कंफ्यूजन और फिर स्टार्ट होता है सेल्फ ब्लेम। सो फॉर दैट वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस एंड कंपैशनेट इंडिविजुअल जिन्होंने बहुत से बच्चों और उनके पेरेंट्स की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाया है। Mr. Ankit Bhardwaj, who is a child counselor and a language and communication expert. Welcome, sir, and thank you so much for joining us today. So let's dive into today's episode. तो सबसे पहला सवाल ही है सर, जो बहुत ही क्लियर और बेसिक सवाल है कि न्यूरो डाइवर्सिटी होता क्या है। पेरेंट्स के लिए बहुत ही नया टर्म है, तो प्लीज आप ये हमें सिंपल वर्ड्स में समझाइए। Yes, right. You have asked a very valid question. Neurodiversity is a very wide term actually. It is an umbrella. And इस umbrella के अंदर ना बहुत सारे other concerns contribute करता है, जैसे न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, राइट, एएचडी, एडीएचडी, जीडीडी, सीपी, एलडी, आईडी, all these under neurodevelopmental concerns, speech delays, right. न्यूरोडाइवर्सिटी फॉर ए कॉमन पीपल इसे कि जब किसी का ब्रेन नॉर्मल डेवलपमेंट से थोड़ा सा डिफरेंटली डेवलप कर रहा है, डिफरेंटली फंक्शन, और ये मेजरली चाइल्डहुड में, ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली चाइल्डहुड को कवर करेगा, ये अडल्टहुड में भी कवर करेगा। इसमें ओसीडी आजकल बहुत कॉमनली प्रिवेलिंग है। तो न्यूरो डाइवर्सिटी इज दैट मच वेयर द फंक्शनिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल थिंग्स व्हिच आर गोइंग, they might be impacting things, they might be not impacting things, but they are all naturally things which are coming into this. ओके सर, तो सर जैसे आपने मेंशन किया कि न्यूरो डाइवर्सिटी एक अम्ब्रेला टर्म है, right. और उसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे एडीएचडी, एएसडी, तो क्या आप इन सारे टॉपिक्स के बारे में कुछ एक हमें अर्ली साइंस बता सकते हैं जो पेरेंट्स नोटिस कर सकते हैं अपने बच्चों में? अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स मेजरली प्रिवेल करते हैं, जिसमें आप ऑटिज्म, एडीएचडी जैसा मैंने पहले कहा, आईडी हो गया, एलडी हो गया, जीटीडी हो गया, सीपी केसेस, स्पीच डिले, इस टाइप के कंसर्न्स जो है ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में स्पेसिफिकली जो नाउ इट इज बहुत एक प्रिवेलिंग चीज है और सोसाइटी में बहुत हाईली रैपिडली ग्रोइंग भी है, बच्चों में कंसर्न है और पेरेंट्स भी बहुत परेशान है कि समझ नहीं पा रहे कि क्या बच्चे को ऑटिज्म है या ऑटिज्म क्या है अपने आप में। सो ऑटिज्म का अगर हम लेके चले, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा गया है इसको, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल कंसर्न्स हम बोलते हैं। तो ये अपने नाम में ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है कि डिसऑर्डर मतलब अपनी जो नॉर्मल लाइन लेंथ है उससे डेविएटेड, करेक्ट, राइट। जैसे डायबिटीज था, डायबिटीज इज डिसऑर्डर, ऑलरेडी ब्लड में शुगर थी हमारे, अप हो गई, लो हो गई, तो वो डिसऑर्डर में। तो सेम अगर कोई भी फंक्शनैलिटी मेरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन, मेरे सेंसरी इनटेक्स या सेंसरी सीकिंग अगर मेरे कहीं डेविएट हो गया अपनी लाइफ से या नॉर्मल रेंज से, तो वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स फॉल कर। और ये इन सब चीजों में देखा गया, ऑटिज्म में, एडीएचडी में, जीटीडी में और सीपी में या आईडीएलडी केसेस में। ठीक है, यस। बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये भी आपका, क्योंकि जीडीटी और सीपी बहुत कॉमनली, मतलब सीपी केसेस तो नॉइडेज रिड्यूस हो गए हैं ड्यू टू यू नो टेक्नोलॉजी इंक्रीज, ड्यू टू इंफ्रा इंक्रीज इन द मेडिकल फील्ड। सो जीडीडी है, जो टर्मोलॉजी है वो है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज, यानी कि जो माइलस्टोन
एक बच्चे को एज अप्रोप्रिएटली उसको एक्वायर करने थे, अचीव करने थे, वो नहीं कर पाता, वो उससे लैग कर गया। जैसे आप एक स्टार्टिंग एग्जांपल तौर पे लेते हैं कि बच्चा पैदा होता है और वो गर्दन संभालना शुरू करता है, पहले वो बच्चा, उसको हमें सपोर्ट देनी पड़ती है बैक साइड से, देन गर्दन संभालने के बाद वो साउंड पे रेसिप्रोकेट करता है, किस साइड से साउंड आ रहा है, हेड, राइट, लेफ्ट, नेक को मूवमेंट करता है, देन अपने साइड चेंज करता है जब हम उसको लेटाते हैं, अदरवाइज वो सेम डायरेक्शन में ले। उसके बाद बच्चा थोड़ा सा क्रॉल करने की पोजीशन में आता है, राइट, क्रॉलिंग के बाद बच्चा चीजों को पकड़ता है, साइड सपोर्ट लेता है, ग्रैप्स करता है और स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, फिर उसके बाद वॉकिंग पोजीशन आती है, फिर रनिंग पोजीशन। तो ये उसके माइलस्टोन्स है जो उसको 1.5 ईयर के आसपास अचीव करने। किसी भी माइलस्टोन में अगर डिले आ रहा है बच्चे के अचीवमेंट पे, तो वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले कैटेगरी में फॉल करेगा। इवन इसमें ऑडिटरी माइलस्टोन्स को भी इंक्लूड किया गया कि बच्चे का बैबलिंग स्टेज है, बच्चे का जो बोलना है, जो 18 to 24 मंथ्स तक बच्चे को कंप्लीटली बोल देना चाहिए, 1 ईयर तक 1 ईयर तक वर्ड्स फॉर्मेशन आ जानी चाहिए, मम्मा पापा बोलना चाहिए, वर्ड्स को लिसनिंग करनी चाहिए, कि घर पे जो लैंग्वेज उनकी कॉमन जो मदर टंग लैंग्वेज उसकी लर्निंग आ जानी चाहिए बच्चे को, कि समझ आनी चाहिए कि इसको पानी बोलते हैं, दे दो, ऐसी चीजें जो चीज होती है, इन चीजों को बच्चे को एज अप्रोप्रिएटली अचीव करना चाहिए। अगर वो अचीव नहीं कर पाता तो ये टर्मोलॉजी हम जो पॉइंट है वो है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है बच्चे, राइट। और सीपी केसेस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है। सीपी केसेस में जो देखा गया, मेजरली केसेस में हमने देखा कि ब्रेन इंजरीज मेजर, प्री नेटल हो सकती है, पोस्ट नेटल हो सकती है, किसी भी रीजन से हो सकती है, राइट, इंजरी होगी। और उसमें जो मेजर कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं वो रहते हैं मूवमेंट एंड पोस्चर सही, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का इशू बहुत ज्यादा नहीं होगा, बच्चे के मूवमेंट एंड पोस्चर का इशू मैक्सिमम केसेस में देखा गया, एक साइड का, किसी मसल्स का, अपर का, लोअर का, किसी भी हैंड मूवमेंट का, बॉडी मूवमेंट का प्रॉपरली एक्शन नहीं कर पाए सीपी केसेस में। ऑल द गुड न्यूज इज दिस कि सीपी केसेस आर रिड्यूसिंग डे बाय डे। जीडीडी, यस, देयर इज एन इंक्रीज, वो भी इसलिए क्योंकि जीडीडी केसेस ना कोरिलेट हैं न्यूरोडाइवर्सिटी में, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया कि वर्ल्ड वाइड 5 to 7% ऑफ बच्चों में आजकल ADHD मिलते हैं। तो क्या आप हमें ADHD के बारे में बता सकते हैं, और ऐसे कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों में देख सकते हैं, और सिर्फ उसको नॉटी या फिर जिद्दी कह के उसको छोड़ ना दे, बट ये समझे कि एक ये डिसऑर्डर हो सकता है। राइट, और बच्चा आपको दिखेगा पूरा दिन नाच रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, थक नहीं रहा, सो नहीं रहा। One part is this high energy level, completely high, maximum cases when we are talking to maximum cases को लेके चलते हैं, right? High energy level is there, which is impacting his daily routine activities also, which is impacting his learning. वो speech delay हो सकती है उसमें, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा, वो एक टास्क को कंप्लीट करने से पहले दूसरी टास्क में जंप कर जाता है, तो जो फाइन मोटर्स के वर्क होते हैं उसमें लैग करेगा, जिसमें मेरे को ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन करना। तो सिमिलरली आगे चल के ADHD में हमने ऐसा देखा कि एकेडमिक पार्ट पे उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ADHD में हाइपर बिहेवियर होने से वो अटेंशन नहीं दे पाता, अटेंशन डेफिसिट हो जाता है, सराउंडिंग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो भाग रहा हूँ, मैं भागते भागते हो सकता है किसी चीज से टकरा भी जाऊँ, वो क्यों बीच में आ गया मेरे को नहीं देखना, चाहे वो कोई छोटा सा हर्डल ही क्यों है। तो इस टाइप से देखा गया कि अगर पेरेंट्स को कहीं भी ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, थक नहीं रहा, रेस्ट प्रॉपर नहीं ले रहा, या थोड़ी सी रेस्ट लेने के बाद अगेन चार्ज और ओवर चार्ज है, एंड ऑल्सो इसमें एक और फैक्टर मैं एसोसिएट करना चाहूंगा कि डिस्ट्रक्टिव प्ले भी बहुत ज्यादा बच्चों के साथ देखा गया, कि बच्चा को अगर कोई भी आप टॉय दे देते हैं कि उसको जो एक प्ले करने का पैटर्न होता है उससे वो अगेंस्ट प्ले कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, कि मैं किसी भी चीज को, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप हो पा रही कि मेरे को इसके साथ राइट अप्रोच क्या है खेलने टॉयज के साथ। तो डिस्ट्रक्टिव पार्ट, ये सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, डिस्ट्रक्टिव पार्ट, और इसी को हम डिस्ट्रक्टिव प्ले भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्ले भी जो आज बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है बहुत ज्यादा बच्चों में। तभी वो लेगोज और वो जो सारे वेस्टर्न कल्चर आ रहा है वो सब कहीं ना कहीं फिर भी ये डिस्ट्रक्टिव प्ले को और ट्रिगर कर रहा है, बच्चों को और सिखा रहा है वो वाली चीजें सारी। कह सकते हैं कि अगर अंदर प्रॉपर गाइडेंस में नहीं बच्चे को दिया जाए, छोड़ दिया जाता है अकेले में, या फिर ज्यादातर हमने ऐसा भी देखा है कि अगर घर पे कोई स्पोर्टिव पार्ट है बच्चे को मिल रहा है कि हाँ कि नहीं ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉटी है, किसी ने कह दिया, इवन घर के एल्डरली पर्सन जो होते हैं ज्यादातर वो बच्चे को सपोर्ट कर देते हैं। और ADHD का ना एक फैक्टर और देखा गया कि मेजरली बॉयज में देखा गया, बॉयज में ज्यादा प्रेवलेंट है, बॉयज में ज्यादा प्रेवलेंट। हाँ जी, तो बच्चे तो वैसे ही शरारती होते हैं, लड़का है तो
उछल कूद तो करेगा ही। दैट इज, तो वो सब फैक्टर हमारी कुछ मिथ्स उसमें ऐड होके बच्चे को एक शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं कि जिससे फिर अर्ली इंटरवेंशन उन बच्चों को लैग कर जाए। तो सर जो आपने बात बोली उसी से हमें ये भी पता लगता है कि 4 times मोर प्रेवलेंट है ऑटिज्म लड़कों में rather than लड़कियों में। Right. तो सर आप प्लीज पुट सम लाइट ऑन ऑटिज्म कि वो होता क्या है, वो ADHD से कैसे अलग है, और क्या ADHD और ऑटिज्म कोमॉर्बिड हो सकता है? सो जो अभी आपने बात करी ऑटिज्म को लेकर, क्योंकि ऑटिज्म का बहुत हाई इंक्रीज हो रहा है रेशो, और इतना प्रोमिनेंट है, आप समझ सकते हैं कि एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, एक स्ट्रॉन्ग नेशन के एक जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको आना पड़ा इस टॉपिक के ऊपर, एड्रेस करना पड़ा मीडिया को, रिसर्चेस को फास्टन अप करना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किस हाई रेट के साथ इस चीज का जो ऑटिज्म है वो प्रिवेल कर रहा है सोसाइटी में। और ये चीज अब इंडिया में भी कॉमनली देखी जा रही है। पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज में था, अब तो छोटी टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी इजिली आपको ऑटिज्म और ASD के बच्चे या ADHD के बच्चे दिख जाएंगे। सो दिस इज हाउ it is really like growing like a pandemic. I really felt at this point of time. और कोविड के बाद yes, due to awareness, due to service availability of therapies, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और अवेयरनेस भी आई है, एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में डेवलप हो रही है इसकी। ऑटिज्म के सिम्टम्स अगर आप कॉमनली अगर पेरेंट्स के देखें तो जो हम कॉमनली देखने को मिलता है कि बच्चा आई कॉन्टेक्ट लैक करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिख जाती है, जैसे ही बच्चा रूम में घुसता है, आइदर वो पुअर आई कांटेक्ट कर रहा होगा या फिर आई कांटेक्ट सस्टेन नहीं करेगा, फ्लीटिंग आई कांटेक्ट होगी बच्चे के साथ, सस्टेन नहीं कर रहा। टो वॉकिंग हो सकती है बच्चे की, बच्चे के हैंड फ्लैपिंग जैसे सेंसरी इश्यूज हो सकते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को लेकर पेरेंट को डाउट क्रिएट हो जाता है। डाउट कैसे क्रिएट होता है कि आप उसको कुछ बोल रहे हैं और वो वैसा नहीं कर रहा है, और वो नॉर्मल डेली रूटीन में चीजों को नहीं समझ पा रहा। तो कई बार ऑटिज्म में हमने ये भी देखा है कि पेरेंट को ये डाउट हो जाता है कि मेरे बच्चे को सुनाई तो देता है कि नहीं। तो फिर डिफरेंट टेस्ट हैं, प्रोटोकॉल हैं, बेरा टेस्ट वगैरह के, OE वगैरह के टेस्ट हैं जो हम पहले ही बच्चे के कर सकते हैं, होते भी हैं। बट मेजरली केसेस में देखा गया है कि हियरिंग को लेकर कोई इम्पेयरमेंट नहीं होती, एक्सेप्टेंस रिसेप्टिव पार्ट को लेकर कि बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर आपकी कमांड पे, किसी स्पेसिफिक टेक्सचर से डर रहा है, ग्रास हो गई जैसे उसको पाँव लगाने से डरता है, इस टाइप की चीजें देखी गई। ये बड़े कॉमन सिम्टम्स है जो पेरेंट्स को निगलेक्ट नहीं करने चाहिए वटायरली पे। अच्छा, और ऑटिज्म जो हमने देखा है वो ये है कि आजकल वर्बल और नॉन वर्बल ऑटिज्म दोनों होते हैं। तो वर्बल में तो उसकी आवाज है, वो अपनी चीज बता पा रहा है, चाहे चिल्ला के चाहे चीख के, बट ये समझना और फील करना कि जो नॉन वर्बल ऑटिज्म वाले बच्चे हैं वो तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, उनको अंदर से कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, शर्म आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बता ही नहीं पाते। मैं ऑटिज्म को अगर और डिफाइन करूँ या और डेप्थ में जो मैंने देखा है इतना क्लोजली, बच्चों के साथ जो कंसर्न्स हमें देखे गए ऑटिज्म में वो है कि वो अपना नॉर्मल बिहेवियर रखते हैं, वो एडजस्ट नहीं करते, दे हैव एडजस्टमेंट इश्यूज एक्चुअली, they don't have कि लाइकिंग डिसलाइकिंग इश्यूज, वो होंगे, वो हर बच्चे में होते हैं, वो नॉर्मल बच्चे में भी होंगे, है ना, बट मेजरली है कि वो एडजस्ट नहीं करते। सो अभी नॉन वर्बल और वर्बल की जो बात है ये है, जो बच्चा ऑटिज्म का लैक करता है वो कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज में मेजरली लैक करता है, राइट। मैनी टाइम स्पीच में भी लैक करता है कि वो वर्ड फॉर्म ही नहीं कर पा रहा, बोल ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा। लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जो होती है, क्योंकि हम जिस भी नेटिव प्लेस में है वहां की अपनी नेटिव लैंग्वेज होती है जो बच्चा बचपन से घर पे सुनता है, उसको सुनने के बावजूद अगर बच्चा नहीं बोल रहा, नहीं समझ रहा, तो वो स्पीच डिले का पार्ट है, जो कि वन ऑफ द स्टैंड अलोन एक फैक्टर है ऑटिज्म। तो सर जैसे हमने बात करी स्पीच के बारे में, अब तो प्लीज आप वो बताइए कि स्पीच में हम क्या क्या देख सकते हैं, और ADHD, ASD इन सारे बच्चों में ये कैसे डिलेज होते हैं स्पीच के। राइट, आपने बहुत अच्छी बात की इस पे कि स्पीच अपने आप में एक बहुत वाइडर थेरेपी अप्रोच है। हमें स्पीच थेरेपी में सिर्फ बच्चों को बुलवाना नहीं, राइट, हमें बहुत सारे फैक्टर्स चेक करते हैं इसमें। स्पीच थेरेपी का एक और चीज मैं आपको ऐड करता हूँ कि स्पीच थेरेपी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये अडल्टहुड में भी हेल्प करती है, ये इंजरीज में, स्ट्रोक में भी हेल्प करती है बोलने। तो हमें जब बोलना है तो वहां पे मुझे स्पीच इंटरवेंशन की रिक्वायर्ड हो सकती है अगर मैं उसमें अप्रोप्रिएट नहीं हूँ। मेरा बोलना सिर्फ मेरी साउंड पे, मेरी अंडरस्टैंडिंग पे तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मैं किसी साउंड को कैसे फॉर्म करता हूँ, कहीं मेरे को मिस आर्टिकुलेशन तो नहीं है,
कहीं मेरी वॉइस प्रॉपर है कि नहीं है, राइट, मेरी कम्युनिकेशन, मेरी अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ दैट लैंग्वेज वो सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं सेंटेंस ही फॉर्म नहीं कर पाऊंगा। एंड अदर जो हमने एक और सेंसरी इश्यूज भी देखे हैं, ओरल सेंसरी इश्यूज को भी स्पीच थेरेपी में हम सपोर्ट करते हैं, जिसमें स्वेलिंग इशू आ जाता है कि बच्चा खा नहीं पा रहा, राइट, ब्रशिंग नहीं करता, टेक्सचर्स को लेकर बहुत ज्यादा फंसी है कि किसी स्पेसिफिक फूड को लेकर मुंह में नहीं रखेगा, थ्रो कर देगा, तो वहां पे आपको ओरल सेंसरी इश्यूज हैं, तो वो भी स्पीच थेरेपी के थ्रू ट्रीट होते हैं। उसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे ओरल प्लेसमेंट थेरेपी यूज करते हैं, मिस आर्टिकुलेशंस के लिए हम टंग मूवमेंट के ऊपर वर्क करते हैं, अपर पैलेट साउंड्स के ऊपर वर्क करते हैं। तो बहुत वाइडर एक एरिया है जिसमें बच्चे का बोलना, लैंग्वेज को समझना और कम्युनिकेट कर पाना। अब कम्युनिकेशन को अगर अब मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूं इस पे, मैं अगर आपसे बात करूं और आपसे गर्दन इस वे में मूव करे तो मैं समझ रहा हूँ ये हाँ है, पर आपने हाँ तो नहीं बोला, तो आप जेस्चर्स यूज करते हैं उसमें, तो ये कम्युनिकेशन का मोड है। मैं किसी ऐसी जगह चले जाऊं जहाँ की लैंग्वेज मेरे को नहीं समझ, बट मैं जेस्चर्स के थ्रू वहां पे चीजें अपनी कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो जो स्पीच है वो एक कम्बिनेशन है मेरा वर्ड्स फॉर्मेशन का, जो वर्बल पार्ट हो गया, मेरे जेस्चर्स का और मेरी अंडरस्टैंडिंग का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीच। ये बहुत अच्छी बात है कि स्पीच अगर हम इन जनरल भी इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं तो हमें लगता है ऐसी चीजें जिसमें हम बोल रहे हैं, बट स्पीच इंक्लूड्स वर्बल एंड ऑल्सो नॉन वर्बल जेस्चर्स, द क्यूज, हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो सब भी हमारी स्पीच का ही पार्ट है। ना कि अगर आप दो फ्रेंड्स हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो आप एक दूसरे के जेस्चर्स में समझ जाएंगे ना, उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो बोलने की जरूरत तो पड़ी नहीं है, राइट। तो इसका आपको से ही समझ जाते हैं, आपको से समझ जाते हैं कि आज क्या होने वाला है, कि आज क्लास में बदमाशी करनी है या नॉर्मल बैठना है या क्या करना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन एक स्पीच का पार्ट है, चाहे हम नॉन वर्बली कर रहे हैं, चाहे हम जेस्चर से कर रहे हैं, तो ये चीजें हो जाती हैं इसमें। तो इसीलिए बड़ा वाइडर थेरेपी अप्रोच कह सकते हैं इसको, स्पीच को। तो सर अब हम बात करते हैं पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से। हमने ये बहुत बार देखा, आपने भी अपनी प्रैक्टिस में देखा होगा कि पेरेंट्स को कितने ज्यादा मिथ्स होते हैं कि मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, या फिर एक ट्रेडिशनल मिथ चलता आ रहा है ना, लड़का है ना, लड़का तो थोड़ी डिले में ही बोलता है, बाद में ही बोलता है। हाँ, तो ये तो चीजें कॉमन है ना। तो वो जो हमारे दादी नानियां, वो जो सारी हमारी चीजें कहती थी, हमें लगता है वो अभी भी कॉमन है एंड इट इज वेरी नॉर्मल, राइट। तो पेरेंट्स को हम ये चीज कैसे समझाए, पहली बात, और दूसरी बात जो उनके मिथ्स हैं इस चीज को लेके, उन चीज को हम कैसे तोड़े, उनको एक कैसे चीज समझाए। देखो इसमें ना एक चीज है, मैं सिर्फ पेरेंट्स को नहीं इसमें सिर्फ इंक्लूड करना चाहूंगा, एड्रेस करना चाहूंगा, मैं सोसाइटी को एड्रेस करना चाहूंगा कि सोसाइटी इस चीज को अब समझे। टेक्नोलॉजी से और टाइम के साथ हम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं, हमारे पास फैसिलिटीज बढ़ गई है, राइट। सो अभी पहले जो माइलस्टोन्स हैं वो एज अप्रोप्रिएटली ही हर बच्चे को अचीव करने चाहिए। इट इज ए मैंडेट टाइप ऑफ थिंग। अगर वो बच्चा नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो डिले है किसी चीज में। डिले इंटरवेंशन से भी ठीक होता है, डिले कई बार ऑटोमेटिकली भी ठीक हो जाता है। मान लीजिए कि जैसे बॉयज का केस अभी आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि बच्चे लेट चलते हैं, लड़कों के खासकर ये कहा है कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, लड़के लेट, वो लेट चला है, इसके फादर ने भी तो लेट बोला था। तो ये कुछ फैमिली सर्कमस्टांसेस, सोसाइटी के, आपके सराउंडिंग के, नेबर के, ऐसे ना बहुत सारे आपको ना एडवाइजेस मिल जाते हैं, पर ये मिथ है। आप ऐसा, अगर उसके फादर ने लेट चला था या लेट बोला था तो वो जीडीडी था, वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर था या नहीं था, क्योंकि वो असेसमेंट नहीं हुई। आप जीडीडी तो था क्योंकि उसने माइलस्टोन अपनी एज अप्रोप्रिएटली अचीव नहीं किए। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि उसका बच्चा भी वो चीज सेम सफर करे। आप जब इंटरवेंशन आज की डेट में इजिली अवेलेबल है तो आप इंटरवेंशन क्यों नहीं ले रहे? और इतना कॉम्पिटिटिवली वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, तो एक भी लैकिंग, किसी भी चीज की लैकिंग, चाहे वो मेरी कम्युनिकेशन की लैकिंग है, कहीं ना कहीं मेरे ओवरऑल डेवलपमेंट को हैम्पर करेगी, मेरी पर्सनैलिटी को हैम्पर करेगी। तो इस चीज को पेरेंट्स को मेजरली फोकस लेके चलना चाहिए कि किस वे में क्या लाइफ आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं। तो दैट इज व्हाट वेयर आई रियली फोकस अपॉन एंड आई रियली एडवोकेट सी फॉर दिस कि अर्ली इंटरवेंशन इज मस्ट। आपको लगता है, आप एडवाइस लीजिए ना, आप असेसमेंट करवाइए ना एक बारी बच्चे की, आप भी क्लियर हो जाएंगे। यू विल गेट ए क्लैरिटी, यू विल गेट ए स्कोर, और इट इज ए रिटन प्रोटोकॉल। ये कोई ऐसा नहीं है कि वर्बली आपने किसी को बता दिया। देयर आर इंटरनेशनल एंड इंडियन टूल्स असेसमेंट के जो हम अप्लाई करते हैं, और उसमें से असेस करके स्कोर कार्ड बन के आपको एक रिपोर्ट मिलती है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में है।
आईक्यू को लेकर तो बहुत ज्यादा अभी जो है अवेयरनेस आ गई है, हाँ। पर डिलेज को लेकर अभी भी इग्नोरेंस स्टेज है, हम्म। और मुझे ऐसा लगता है इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बेसिक एक रीजन है 1 to 5 ईयर तक ब्रेन डेवलप होता है। हम्म। हम बहुत सारी चीजें अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू बच्चे को मॉडिफाई कर सकते कर हैं, सकते हैं। उसको एडॉप्टेबिलिटी में ला सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। बट अगर ये टाइम स्पेन निकल गया तो टाइम वापस नहीं, बाकी सब चीजें वापस आएंगी, टाइम का वापस लाना मुश्किल है। तो इसीलिए पेरेंट्स को कुछ भी साइन दिखता है, अर्ली इंटरवेंशन इज मस्ट मैंडेट, और मुझे लगता है सोसाइटी को खुद इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। राइट सर। जैसे पेरेंट्स को लगता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के दांत इतने अलाइंड नहीं है, या वो बोलते हैं कि थोड़े ज्यादा बाहर निकले, तो वो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ब्रेसेस लगवाते हैं, अलाइनमेंट करवाते हैं। बिल्कुल लगवाने चाहिए, बट ऐसा हमारे साथ, उनको बच्चों के साथ भी ऐसे ही करना चाहिए बच्चों के साथ कि भी ऐसे। अर्ली इंटरवेंशन के लिए उनको जाना आप चाहिए। आप अभी इसी पे मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ करता हूँ, इस पे ना डिस्कस करते हैं ऐसा कि आप ब्रेसेस हम क्यों लगवाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि फेशियल हम हाँ। अच्छे दिखने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके टीथ की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो वो आपकी ईटिंग हैबिट डिस्टर्ब करेगी, वो आपकी च्यूइंग को डिस्टर्ब करेगी, आपकी साउंड को डिस्टर्ब करेगी। तो ये सब फैक्टर कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को हैम्पर कर रहे हैं। तो जब आप एडल्टहुड में जाके ये चीज सोच रहे हैं, और अगर आपका बच्चा किसी चीज में लैग कर रहा है या डिले आपको फील हो रहा है, तो आप उसके लिए इंटरवेंशन क्यों नहीं लेना चाहेंगे? उसके लिए इंटरवेंशन मस्ट है, और आप वहां पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उस इंटरवेंशन के लिए, क्योंकि यू आर द डिसीजन मेकर ऑफ ऑन हिम हिज और हर बिहाफ। डिसीजन तो पेरेंट्स लेते हैं, सो डिसीजन लेना चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन मस्ट। और ये चीज भी समझनी बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि बचपन में बच्चे को ADHD या ASD था फॉर एग्जाम्पल, और हमने उस टाइम पे डायग्नोस नहीं करवाया, तो ऐसा नहीं है वो आगे जाके उसको होगा नहीं, वो आगे जाके मैनिफेस्ट होगा ही होगा उसकी लाइफ में। जैसे हम एडल्ट ADHD आजकल देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी बीत गई उसके बाद मिड ऑफ द लाइफ से वो स्टार्ट हुआ, इट वॉज ऑलवेज देयर, बट वो तब उस टाइम पे डायग्नोसिस नहीं हुआ, और इसलिए वो एडल्ट ADHD में चेंज हो गया। देखो अभी अभी ये जो आपने ना बहुत वाइडर एरिया टच किया है, कि बहुत लेट अडल्टहुड एज में जाके पता लगा कि ADHD है। देखो रीजन क्या है, ऑटिज्म ADHD चाइल्डहुड से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये ऐसा नहीं होगा कि अडल्टहुड एज में आके कहीं से ऊपर से आ गया, ऐसा नहीं होगा, किसी इंजरी से आ गया नहीं होगा, होगा बचपन से होगा। होता क्या है, हम क्यों लेट डिटेक्ट कर पाते हैं, लेट हमें समझ आती है इस चीज की, या अवेयर हम क्यों लेट होते हैं, या हम क्यों लेट डायग्नोस की तरफ मूव करते हैं? कैटेगरी है ऑटिज्म के। अगर आप डायग्नोस देखें तो उसमें 3 कैटेगरी पाई जाती है, माइल्ड कैटेगरी है, मॉडरेट है, सीवियर कैटेगरी। सीवियर और मॉडरेट जो है उसमें इजिली आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं। माइल्ड कैटेगरी में, या इवन कई बार देख लीजिए कि बॉर्डर लाइन अगर हम कहते हैं कि सिम्टम्स अभी दिखे अर्ली एज में, तो वहां पे आप कई बार निग्लेक्ट करके, या पेरेंट नहीं उसको इतना वेटेज देके, तो उसको इग्नोर कर देते हैं, बट वो खत्म तो नहीं हुआ। ऑटिज्म डिसऑर्डर है तो है, ADHD डिसऑर्डर है तो वो है, वो आगे चल के ट्रिगर हो गया, या बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी में आपको डिफिकल्टी फेस करने लगी, तो देन यू रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट वो रॉन्ग बचपन से था, वो बच्चे के पैदा होने से था, वो मिस नहीं था, वो वहां था। तो इसीलिए मेरा जो सजेशन यहाँ पे है, या जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको मैं ये चीज एड्रेस करूंगा, अगर आपको कहीं पे भी लैकिंग लगती है, इवन सिंपल लैकिंग, जैसे स्पीच डिले को लेकर, यूजुअली क्या होता है कि बच्चा बोल नहीं रहा, 1 साल का 2 साल का हो गया, हमारे पास बोल नहीं रहा, पर जब हमारे पास वो आता है, या कभी कहीं असेसमेंट करवाते हैं RCA लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट के पास, या किसी डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन के पास, या न्यूरो पेडियाट्रिशियन के पास अगर विजिट करते हैं, तो वहां देखा गया है कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म में फॉल कर रहा है। जो स्पीच डिले है वो स्टैंड अलोन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, राइट। सो आपने तो रूट कॉज चेक ही नहीं किया, आपने तो सोचा बस स्पीच ही तो नहीं है, तो स्पीच आ जाएगी, या आप स्पीच को लेकर मूव कर रहे थे कि स्पीच आ जाए, बट आपने रूट कॉज तो चेक ही नहीं किया कि बच्चे का रिसेप्टिव पार्ट तो इतना एक्टिवली वर्क ही नहीं कर रहा है। तो जब वो रिसीव ही नहीं कर रहा, तो वो क्या उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस नहीं करेगा तो क्या एक्सप्रेस करेगा? कम्युनिकेशन स्पीच लैग करती है इसीलिए क्योंकि उसके पीछे डिफरेंट रूट कॉज होते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, और ऑटिज्म ADHD में दोनों ये चीज देखी गई है। राइट। तो सर आजकल ये ऐसे एक मिथ है, और एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है, कि क्या ASD, ऑटिज्म, ADHD, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये जेनेटिकली है
या फिर एनवायरनमेंट का भी कोई रोल है इनमें? इसमें मैं कहना चाहूंगा कि दोनों चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। अभी ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि रिसर्चेज आर गोइंग। राइट। अभी ये डिसऑर्डर्स हैं, अभी कोई इनका प्रॉपरली क्योर नहीं है। हम इन्हें सिर्फ थेरेपी अप्रोच की तरह मॉडिफाई करके मैनेजमेंट उसका सिखाते हैं, राइट। हम बहुत सारी चीजें उनको मैनेज करना सिखा देते हैं कि वो नॉर्मल चीजों की जो एक गाइडलाइन है उसमें फॉलो कर जाता है। तो जिस चीज का अभी इलाज ही नहीं है, राइट, तो रिसर्चेस चल रही है। अब वो उसका एक रीजन अगर कोई कहता है कि जेनेटिक है, तो रिसर्चेस आते हैं, हो सकता है। अगर लगता है कि सोसाइटी का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, जो मेजरली मुझे लगता है कि हाई स्क्रीन टाइम नाउअडेज, आप पेरेंट्स बहुत एंगेज है, या आप अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि बच्चा आपको तंग कर रहा है, आप उसको जो टाइम उसको देना चाहिए आप वो टाइम कहीं और एंगेज कर रहे हैं अपने पर्सनल बेनिफिट में या अपने पर्सनल रिलैक्सेशन व्हाटसोएवर, उसके लिए तो आपने उसको स्क्रीन दे दी। अब वो स्क्रीन में देख रहा है जो उसको देखना है। अब वहां से क्या हो रहा है कि वो वन वे कम्युनिकेशन में मूव हो गया, टू वे कम्युनिकेशन मिस कर दी उसने। वो कार्टून्स को देख रहा है। और वर्चुअल वर्ल्ड ना आप अगर समझेंगे बड़ा फैसिनेटिंग है, हाई फैसिनेटिंग कलर्स, म्यूजिक, बहुत सारे म्यूजिक गोज राउंड ऑन ऑल दैट, तो फैसिनेटिंग है बहुत ज्यादा। तो ये फैसिनेटिंग उनको इतना अट्रैक्ट कर देते हैं कि उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा था अर्ली एज में 1 to 5 ईयर में, वो डेवलपमेंट में का जो आपस में कोऑर्डिनेशन बनना था नर्व्स, वो नहीं रहता। वो डिसफंक्शनिंग कहीं ना कहीं अराइज हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग आ जाती है। कोई पूछे वन रीजन क्या है उसका, अभी तक नहीं फिगर आउट हुआ है, ना ही कोई अभी रिसर्च ऐसी निकल के आई। सो इसीलिए ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कहा गया है कि देयर आर सो मेनी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स एज ए स्पेक्ट्रम। तो सर, जो आपने कार्टून और वर्चुअल वर्ल्ड की बात करी, इससे मुझे एक चीज याद आई कि अभी ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रही है कि ऐसे कुछ कार्टून्स है जो हम भी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे इंडियन कार्टून हो गए या एनिमे हो गई, जो अब देखा गया है कि उसकी वजह से बच्चों में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, एएसडी का बिहेवियर, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना? तो यही आपने चीज भी बताई। मैं इसको ना एक आपको एक एग्जांपल में हाँ जी, एक लाइव एग्जांपल डिस्कस करूंगा जो आप भी बहुत ज्यादा उसको कोरिलेट कर पाएंगे। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्यों डेवलप हो रहा है। मैं गेम का नाम पता नहीं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, पबजी गेम है। हाँ, राइट। कंस्ट्रक्टिव तो नहीं है। हाँ, कितने ज्यादा फॉलोअर्स थे, कितने बच्चे उसमें एंगेज थे, राइट। और ऐसी बहुत सारी और भी गेम आई है कंट्रोवर्शियल, जैसे कि ब्लू व्हेल गेम थी, Right. उसमें बच्चों ने सुसाइड करी है। आप समझ रहे हैं हाँ, कि वर्चुअल वर्ल्ड कितना ज्यादा ब्रेन को Correct. हैक कर रहा है, आप समझ सकते हैं। ये हैकिंग ही होगी ना, कि आपने सुसाइड कर दिया एक गेम खेलते खेलते, आपने बस आपको गन चाहिए और आप ठा 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 कर रहे हो, आपको उसकी साउंड में मजा आ रहा है ना? आप मल्टीपल प्लेयर्स होके उसमें खेल रहे हैं, तो डिस्ट्रक्शन की तरफ तो वर्चुअल वर्ल्ड लेके जा रहा है। ऑल तो मैं ये नहीं कह रहा कि वर्चुअल वर्ल्ड खराब है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, राइट। बट यूज हमें उसका सीखना पड़ेगा। एआई आ रहा है, बहुत सारे लोगों को डाउट्स है मन में, बहुत सारी चीजें हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक उसके प्रोज और कॉन्स हर चीजों के जैसे होते हैं। तो हर चीज की पॉजिटिविटी है, हर चीज की नेगेटिविटी है। अगर कुछ पॉजिटिव लेके आ रहा है तो नेगेटिव साथ में आएगा ही आएगा। ये एज ए पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं अपने बच्चे को गाइड करूं, सुपरवाइज करूं, देखूं कि वो क्या चीज कहाँ से ले रहे, राइट। अब अगर मेरे बच्चे की कम्युनिकेशन डिले हो रही है, मेरे बच्चे की कम्युनिकेशन, आपने कई बार देखा होगा कुछ बच्चे ना कार्टून की तरह बोलने लगे, एसेंट में, और ऐसी लैंग्वेजेस बोलते हैं जो उन्होंने कभी सीखी ना, कहीं सीखी नहीं, बट वो कार्टून से चाइनीज बोलने लग जाएंगे। ना उनके फादर ऐसे बोलते हैं, ना मदर, ना कोई, बट वो बोलते हैं। यहाँ पे ना हमें बच्चे की डेवलपमेंट को समझने की जरूरत है। बच्चे की डेवलपमेंट कैसे होती है, आप अपना बचपन अगर याद करते हैं, हमने जब हम थोड़ा सा समझ में 1 साल 1.25 साल के आसपास की मैं बच्चे की बात करता हूँ, अगर मेरी मदर किचन में काम कर रही है तो मुझे किचन में जाना है ना, मुझे आटा ऐसे ऐसे करना है, डिस्पाइट ऑफ माई जेंडर, क्योंकि मेरी मदर कर रही है। मुझे मॉपिंग करनी है घर पे, है ना, मेरी मदर कर रही है। मेरे को बर्तन जो है, यूटेंसिल्स हैं घर के, वो मेरे को इधर उधर मूव करने, है ना, जो एक घर का काम है। मेरे फादर आते हैं तो वो कीज या बैग कैरी कर रहा है, तो मेरे को उस वे में करना है। तो जिसको हम बोलते हैं कि पेरेंट्स को कॉपी करना इमिटेट करता है बच्चा, है ना। अब क्या हो रहा है कि जब मेरे पास एक्सेस है वर्चुअल वर्ल्ड का, तो मैं कर तो मैं वही रहा हूँ, मैं लर्निंग तो ले रहा हूँ, पर मैं लर्निंग ले रहा हूँ वर्चुअल वर्ल्ड से। तो इसीलिए मेरी लैंग्वेज वैसी हो रही है, मेरा सोचने का तरीका वैसा हो रहा है, मैं डिस्ट्रक्टिव हो रहा हूँ क्योंकि उसमें तो ब्रेक डाउन करना है, मैं जंप वैसा कर रहा हूँ,
मैं ट्रिगर हो रहा हूँ, वो सारे बच्चे हमने देखे ट्रिगर हो जाते, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस, जैसे आपने बताया कि क्योरेबल नहीं है, बट हम इनके सिम्टम्स को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते, राइट, मैनेज कर सकते हैं। तो ये सिम्टम्स को मेंटेन और मैनेज करने के लिए हमारे पास बहुत सारी थेरेपीज हैं, बट जो मेन थेरेपीज हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, वन इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड द अदर वन इज स्पीच थेरेपी। राइट। तो आप क्या हमें वो प्रोसेस बता सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या, उसमें हम क्या क्या करते हैं? और जैसे आपने बताया सेंसरी प्लेज होते हैं कि बच्चा अलग अलग टेक्सचर को, बाल को, वेलवेट को, स्वेट को, इनको टच कर रहा है और उसको समझ आ रहा है। राइट। ऐसे हमारे पास सेंसरी प्लेज होते हैं बहुत सारे। राइट। जैसे आपने बताया कि आटा गूंदने वाली चीज, तो वो भी एक तरीके से हमारे सेंसरी प्ले था, हमारे मोटर स्किल्स को और इम्प्रूव करता है, राइट। तो ऐसे ही आप बताइए कि ये प्रोसेस क्या होता है इस थेरेपी का? देखो, अब मैं प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर है, डिटेल में स्टार्टिंग से समझाना चाहूंगा। प्रोसेस के अगर आपको कोई भी साइन दिखता है अपने बच्चे में, एज ए पेरेंट आप समझिए, आपको दिख रहा है कि बच्चे की स्पीच डिले है, बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं है, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आपको दिख रहे हैं, बच्चे की लैंग्वेज को लेकर इशू है, बच्चा हाई टेंट्रम शो कर रहा है, टो वॉक है, बच्चा हैंड फ्लैपिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, या फिर सेंसरी कोई भी इशू कंसर्न शो कर रहा है। सेंसरी यूजुअली ना पेरेंट्स को बहुत ज्यादा नहीं कई बार समझ ना, तो बाकी सब चीजें इजिली दिख जाएंगी। उनको दिखेगा कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है ना, बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, बच्चा नेम कॉल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मेजर सिंह कि आप उसको नाम बुला रहे हो, आपको वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, राइट। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले करवाना है बच्चे का असेसमेंट, जो कि RCI लाइसेंस साइकोलॉजी से आप असेसमेंट करवाइए। आप कंफर्म करिए कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन सी कैटेगरी में हमारा बच्चा फॉल कर रहा है, अगर है तो कहीं ऐसा, और किस रेंज में हमारा बच्चा फॉल कर रहा है। क्या ये माइल्ड रेंज में आ रहा है, मॉडरेट में आ रहा है, या सीवियर कैटेगरी में? ये आपको वहां से रिपोर्ट जो बनेगी वहां से आपको पता लग जाएगा। उसके साथ ही, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, इसमें क्या रहता है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आएंगे, वो फंक्शनैलिटी असेस करेंगे, वो आपका सेंसरी प्रोफाइलिंग करेंगे, जिसमें वो आपके ग्रास मोटर्स, फाइन मोटर्स की एक्सेस करेंगे कि बच्चे का डेवलपमेंटल जो है चीजें, फाइन मोटर, ग्रास मोटर, कॉग्निटिव स्किल्स, इमोशनल एक्सचेंज कितना डेवलप हो, ठीक है, ADL एक्टिविटीज बच्चा कितना इजीली कर पाता है या नहीं कर पाता, राइट। सो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑटिज्म और ADHD, एनर्जी को चैनलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिफरेंट एक्टिविटीज वहां पर होती है बच्चे की, डिपेंडिंग और एक चीज और बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है हम सबको एज ए सोसाइटी को, कि ऑटिज्म और ADHD जो दोनों है, वो दोनों इंडिविजुअल जो हैं, इस टाइप के जो भी बच्चे होते हैं, उनको ना एक इंडिविजुअल अप्रोच की जरूरत होती है। दे आर यूनिक इन देयर ओन, राइट। सो हो सकता है कि एक बच्चा बोल रहा है और दूसरा बच्चा एट द सेम टाइम सेम जेंडर का नहीं बोल। एक बच्चा कलर आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, दूसरा बच्चा कलर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकता। किसी बच्चे की विजुअल लर्निंग बहुत स्ट्रांग है और किसी बच्चे की ऑडिटरी लर्निंग ठीक है। सो ये बहुत यूनिकनेस फैक्टर है, जो कि आप असेसमेंट जब होगा बच्चे का प्रॉपरली, इसलिए आप असेस करवाइए कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कौन सा है। सबसे पहले, उससे भी पहले आप करवाइए डेवलपमेंटल असेसमेंट कि माइलस्टोन्स ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट करेंगे, RCI लाइसेंस, माइलस्टोन्स चेक हो गए, उसमें अगर कोई कंसर्न फॉल करता है देन दे मूव टू न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, उसकी असेसमेंट होगी। उसके बाद फंक्शनल असेसमेंट्स के लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे जाएंगे, जिसको OT भी रिनोन कहते हैं। OT थेरेपिस्ट पे जाइए, वो आपको फंक्शनली असेस करके बताएंगे। फिर स्पीच पार्ट रोल करती है कि वो स्पीच वाले अपना असेसमेंट करेंगे। एट द सेम टाइम सोशल इमोशनल बिहेवियर भी जो है उसको भी असेस करवाना जरूरी है, जो कि साइकोलॉजिस्ट इजिली करते हैं। इसके बाद स्पेशल एजुकेशन भी यहाँ पे रोल प्ले करती है बच्चे की, क्योंकि एज, हम स्पेसिफिक एज की बात नहीं करते, है ना। बच्चे को अगर 3 साल प्लस का बच्चा है, उसको एजुकेशन की जरूरत है, या 5+ ईयर है एज, उसको एजुकेशन चाहिए, और वहां पे उसको स्पेशल एजुकेटर की नीड है। अगर आपको लगता है कि नहीं, कहीं पे बहुत ज्यादा सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो वहां पे AV अप्रोच लगेगा, AV थेरेपिस्ट की अप्रोच लगेगी। सो राइट प्रोटोकॉल इज फर्स्टली गेट द असेसमेंट डन, देन जो स्कोरिंग आ रहा है उसके हिसाब से एक इंडिविजुअली एजुकेशन प्लान जो बच्चे का डेवलप हो रहा है, उसके हिसाब से, उसी हिसाब से बच्चे के थेरेपी इंटरवेंशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, मिलनी चाहिए। और कई बार ऐसा देखा गया कि मल्टीपल थेरेपी अप्रोच एक बच्चे को चाहिए, और कई बार सिंगल थेरेपी अप्रोच से भी बच्चे को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट या मैनेजेबल हम मैनेज कर सकते हैं। हम भी मैनेज कर सकते हैं, बच्चा खुद भी अपने आप को मैनेज कर सकते हैं।
right? So this is how the parent need to work. Don't skip any step कि मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप मत सोचिए. हाँ. Let the expert decide this thing. Correct. That is one thing. Very important. अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना तो असेसमेंट करवाने में दिक्कत नहीं है. स्कोरिंग अच्छी आएगी तो आपको तो फील होगा ना अच्छा कि हाँ मेरा बच्चा इस चीज में नहीं है. और बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कि पेरेंट बहुत ज्यादा नॉलेज गूगल से ले लेते हैं. कुछ सिम्टम्स देख लिए तो गूगल से नॉलेज ले ली और वो माइंड कहीं का कहीं चला गया और आपने ले ली टेंशन, है ना. इसमें ऐसा नहीं है. जो चीज मैनेज हो सकती है तो उसको राइट इंटरवेंशन से मैनेज किया जाए, राइट टाइम पे मैनेज किया जाए. टाइम को डिले, ये बहुत जरूरी है. राइट टाइम पे अर्ली इंटरवेंशन. आपको आज पता लगा, आप आज के आज ही कंसल्ट करो एक्सपर्ट को और गेट द असेसमेंट. ओके सर, तो आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, आपने इतने क्लाइंट्स देखे, इतने पेरेंट्स देखे हैं, तो क्या आपको एक ऐसा केस डिस्कस कर सकते हो जिधर आपको पता है कि जो पेरेंट्स है वो डिनायल में थे इनिशियली, उनको समझाना, उनके मिथ्स को दूर करना और फिर उस बच्चे की पूरी थेरेपी चली एंड नाउ ही इज डूइंग वेरी वेल, ही इज मैनेजिंग ऑल द सिम्टम्स. तो ऐसा कोई केस? देयर आर सो मेनी केसेस तो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जर्नी में मेरी मैंने देखे हैं, एक्सपीरियंस की है. और इसमें ना एक चीज और आपको बड़ा थोड़ा सा सुन के बड़ा वो भी लगेगा कि इसमें एजुकेटेड, नॉन एजुकेटेड, हाई क्लास, मिडिल क्लास कोई कैटेगरी में नहीं है. डिनाइल स्टेट है तो वो किसी की भी डिनाइल हो सकती है. इवन ए पर्सन फ्रॉम द मेडिकल फील्ड डिनाइज कि नहीं मेरे बच्चे को कुछ नहीं है. इवन ए पर्सन फ्रॉम द लेमैन जो मतलब सिर्फ लेबर कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे बच्चे में कुछ दिक्कत है, इसका आप मुझे बताइए कैसे. राइट. तो ये चीज बहुत एक चीज है, मतलब ऐसी चीज है कि जिसमें डिनाइल हमारा मेजर कंसर्न. राइट. केस के ऊपर आ जाते हैं. हमारे पास एक बच्चा है, आपको इसी कंडीशन के हिसाब से मैं आगे बताता हूँ. तो हमारे पास हमने एक बच्चा देखा जिसके एक मतलब पेरेंट डिनाइल मोड में है और एक पेरेंट एक्सेप्टेंस मोड में है. एक्सेप्टेंस मोड इज कि ही इज फीलिंग कि देयर इज समथिंग डिफरेंट इन माय चाइल्ड, बट जो मदर है वो डिनाइल. अच्छा, ये भी एक अलग चीज है. मदर इसमें आप जेंडर को नहीं कर सकते कि मदर 100% एक्सेप्ट करेगी या फादर 100% एक्सेप्ट करेंगे. इवन मैंने ऐसा भी देखा है अपनी लाइफ में कि फादर मदर दोनों एक्सेप्टेंस मोड में, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते तो बच्चे की थेरेपी नहीं हो रही है. राइट. क्योंकि बच्चा तो डिसीजन मेकर है ही नहीं है ना अपनी लाइफ का. आप उसे डिसीजन दे तो हो सकता है वो कहते हाँ मुझे तो थेरेपी की जरूरत है, पर ना तो अपने आप को कम्युनिकेट कर पा रहा है प्रॉपरली. तो डिनाइल हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग है. राइट. सो इस केस में दे वेंट टू अस, असेसमेंट हुआ बच्चे का, तो यस सिम्टम्स वहां दिख रहे हैं बच्चे को, क्लियरली रेड फ्लैग्स हैं. सो वी सजेस्टेड कि दिस इज द इंटरवेंशन योर चाइल्ड रिक्वायर्ड, बट डिनाइल मोड है. सो आपको थोड़ा सा पेरेंट काउंसलिंग थोड़ा सा पुश करना पड़ता है. उसको पुश ही कहूंगा, ऑल्दो दैट इज नॉट ए थिंग कि पुश वर्ड होना चाहिए, बट पुश करना पड़ता है क्योंकि आप समझिए इस चीज को. मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि एज ए एक्सपर्ट, ये मैं एडवाइस एक्सपर्ट्स के लिए देना चाहूंगा कि आपको पुश करना चाहिए. रीजन बीइंग क्योंकि बच्चा डिसीजन मेकर नहीं है. किसी के डिनाइल मोड से एक बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है, किसी के भी. आपकी इंटेलिजेंस कह लो या आपके इंटेलेक्चुअल लेवल की वजह से आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, राइट, पर वो बच्चे के भविष्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. तो यहाँ एक्सेप्टेंस आए या ना आए, पेरेंट काउंसिल करके एक्सपर्ट्स को जो है उन्हें समझाना चाहिए, क्योंकि सर्विस है, इट इज अ थेरेपी एंड इंटरवेंशन, मैनेजेबल चीजें इसमें ऑफर कर. तो इसमें आपको कोई रियल ऐसा लाइफ कुछ होता नहीं है दिखाने के लिए ना कि आइए देखो शो. कोई सर्जरी तो है नहीं कि आपने सर्जरी करी और ठीक कर दी. कोई मेडिसिन तो है नहीं कि आपने मेडिसिन दी तो ठीक हो गया. नथिंग. इट गोज ऑन विद टाइम. और दोनों चीजों पे ये डिपेंडेंट है कि बच्चा कितना पार्टिसिपेट कर रहा है थेरेपी में, बच्चा कितना रेसिप्रोकेट कर रहा है, कितनी जल्दी लर्निंग उसकी आपको सपोर्ट कर रही है, थेरेपी अप्रोच कितना आपका फाइन है, कितना जल्दी आपने रूट कॉज को पकड़ लिया, और क्या एक्टिविटीज आपने उसमें इम्पाइल की उस बच्चे के लिए. तो वो चीजें बहुत ज्यादा फैक्टर करता है. तो जब हमारे पास वो बच्चा फिर सेंटर पे थेरेपी लेना उसने शुरू किया, और क्योंकि पेरेंट काउंसलिंग हुई थी तो थोड़ा सा फादर की तरफ से सपोर्ट था कि हाँ कुछ तो है तो आप इसको देखिए प्लीज. अल्टरनेटिव थेरेपी अप्रोच पे वो बच्चा एनरोल हुआ है सेंटर पे, उसने थेरेपी लेना शुरू करी. अच्छी बात ये थी कि अर्ली इंटरवेंशन का केस, बच्चे की अर्ली एज अभी लेस, मतलब दे हैव दैट बैंडविड्थ ऑफ 1 to 5 वाली जो मैं बोल रहा हूँ.
तो जब 1 month हुआ कंप्लीट तो देयर आर ड्रास्टिक चेंजेस दे हैव सीन. अच्छा। यस, दे हैव सीन कि बच्चे का आई कांटेक्ट कैसे आ गया. हाँ। ये तो कर नहीं रहा था, ये तो सस्टेन नहीं कर रहा था. इवन नेम कॉल पे बच्चे ने रिस्पॉन्ड करना Respond करके। हायर पे, कि पहले अगर आप 10 बार बुला रहे थे तो 1-2 बार दिखता था. अभी आप एक चीज समझिए ना, एज ए पेरेंट आपने उसको बुलाया 10 बार, उसमें से अगर 2 बार उसने देखा तो उसने हो सकता है साउंड पे रिस्पॉन्ड किया हो, और वो नेम पे रिस्पॉन्ड तो नहीं किया. तो यहाँ पे अब क्या हुआ, अल्टरनेटिव थेरेपी अप्रोच से भी उस बच्चे ने नेम रिस्पॉन्ड इंक्रीज हुआ, उसका आई कांटेक्ट अच्छा इंक्रीज हो गया, थोड़ा सा और जेस्चर्स बच्चे के लिए बदलने लगे. सो जब रिजल्ट्स दिखते हैं तो फिर वो डेफिनेटली मोटिवेशन भी आता है पेरेंट के लिए भी और थेरेपिस्ट के लिए भी. तो वो फिर फुल टाइम थेरेपी अप्रोच में जो रिक्वायर्ड थी एक्चुअल बच्चे को, वो एक्सेप्टेंस मोड आया मदर का, तो बहुत अच्छा कर रहा है. अब वो बच्चा बोलता है, इवन सेंटेंस फॉर्मेशन आ गई है उस बच्चे की. तो जब आप ऐसी डिलीवरी देखते हो या देते हो तो बड़ा प्राउड भी फील होता है, और पेरेंट के लिए भी बहुत प्राउड फील होता है. एंड दे फील कि यस दे आर इन ए रॉन्ग सिचुएशन या रॉन्ग स्टेट एट दैट टाइम जब वो डिनाई कर रहे थे चीज. और अब बहुत अच्छा रिजल्ट. पर अर्ली इंटरवेंशन मैं फोकस करता हूँ. मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ सोसाइटी को भी, पेरेंट्स को भी, इवन मेडिकल फर्टिनिटी को भी. डोंट इग्नोर ए सिंगल साइन, डोंट इग्नोर ए सिंगल साइन, नॉट मल्टीपल, डोंट इग्नोर ए सिंगल साइन. आप एक बार असेसमेंट के लिए बच्चे को या पेरेंट्स को गाइड करें. बच्चे की असेसमेंट के लिए पेरेंट्स को गाइड करो कि असेसमेंट करवा. इसमें आपको कहीं ये भी नहीं है बहुत ज्यादा कि भागने की जरूरत है. अब तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है. देयर आर डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे ओपन किए, और मैंने खुद पर्सनली विजिट करके देखे हैं. बहुत अच्छा सेटअप्स है, आप वहां पे करवा सकते हैं जाके. हमारे पास बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हैं हमारे पास. अभी मोस्टली केसेस में आपके जो लोकल सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पे भी ये फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. इनकेस अगर वहां अवेलेबल नहीं है तो जो भी आपके नियर बाय सिटी का बड़ा हॉस्पिटल होगा गवर्नमेंट की मैं बात करूं, जिसपे आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, हो सकता है आपको 1 to 2 टाइम वहां विजिट करना पड़े असेसमेंट के लिए, पर आपको असेसमेंट वहां पे इजीली मिल जाएगी. तो असेसमेंट करवाइए. और अगर आप डेडिकेटेडली करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स आर देयर. डू विजिट एन इंटीग्रेटेड सेंटर, गेट असेसमेंट डन. आपको पता चल जाएगा, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी. असेसमेंट्स में ऐसा कोई रैपिड फायर नहीं होता. असेसमेंट को लेकर ना बहुत एक पेरेंट्स के मन में रहता है कि असेसमेंट में क्या होगा, कोई टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट होगा. नथिंग, नो ब्लड टेस्ट, नो नीडल, नथिंग. देयर इज क्वेश्चनर्स डिसाइडेड. एज अप्रोप्रिएट क्वेश्चनर्स होते हैं जो डिस्कस किए जाते हैं. देयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस जो बच्चे की ली जाती है कि बच्चे का अगर मेरे को कॉग्निटिव चेक करना है तो मैं पेरेंट्स से डिस्कस करके उतना जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग. और उसके लिए आपको मूव करना पड़ेगा बच्चे की ऑब्जर्वेशन पे. वो एक थेरेपिस्ट इजिली आपको दिखेगा, आपके सामने करेंगे, कोई भी थेरेपिस्ट होगा. सो जो प्रोफेशनली ट्रेन थेरेपिस्ट हैं वो करके आपको दिखा देंगे कि बच्चे में ये चीजों की कंसर्न्स हैं और ये एज अप्रोप्रिएट नहीं है, और उसी के अकॉर्डिंगली रिपोर्ट डेवलप हो जाएगी. आपको भी क्लियर हो जाएगा कि कितने सिम्टम्स है, और इन सिम्टम्स का अगेन क्या इंटरवेंशन अवेलेबल है, वो आपको राइट प्लेस पे राइट गाइडेंस मिल जाएगी. यस, एब्सोल्युटली सर. आपका केस भी बहुत अच्छा था, और एज अ थेरेपिस्ट कितना अच्छा फील होता है इस ब्यूटीफुल सी जर्नी को देख के, उसको उसके बारे में सोच के. मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स तो ऑब्वियस खुश होते ही हैं हाँ. कि अगर उनके बच्चा का कोई भी माइलस्टोन अचीव करता है, और उससे ज्यादा थेरेपिस्ट को खुशी होती है क्योंकि उसके एफर्ट्स ना उसको रिजल्ट्स देते हैं. तो वो जो खुशी मैंने थेरेपिस्ट की आंखों में देखी है, वो खुशी एक अलग है. वो एक अलग उनको सेटिस्फेक्शन और मोरल सपोर्ट, और वो लगता है कि हम कुछ सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. मतलब एक बच्चे की जिंदगी को मतलब सुधारना कह सकते हैं इसको, क्योंकि खराब तो नहीं है, है ना. तो सुधार ही रहे हो, जो चीजें अपनी जगह नहीं है उसको ठीक कर रहे हो. वो सुधारने में अगर आप कोई एक कुछ भी % आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको अच्छा तो फील होगा, आपको सेटिस्फेक्शन तो इंटरनल आएगा, आपको अच्छी नींद आएगी रात को एज ए थेरेपिस्ट. सुकून मिलेगा. दुआएं तो मिलेंगी पेरेंट्स की, सुकून जरूर मिलेगा अपने आप में, और पैसे तो आएंगे. ओके, सो सर, दिस वाज सच एन इंसाइटफुल सेशन. आपने बहुत सारे मिथ्स के बारे में बात करी, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस के बारे में बात करी. एंड नाउ बिफोर रैपिंग अप, हम एक रैपिड फायर राउंड रखते हैं जिसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको रैपिडली उनका आंसर देना है. ओके, राइट. ओके, सो आर यू रेडी सर? या लेट्स स्टार्ट विद इट. सो स्क्रीन टाइम, यस और नो? नो. अर्ली इंटरवेंशन, मिथ और मस्ट? मस्ट. Inclusive classroom is helpful or harmful? Yes, helpful. With the sport, but yes, there is certain sport required.
Okay, is speech therapy only for speech related disorders? No, not at all. It is for speech, but it is for other also. Voice disorders, language and communication disorders, swelling issues, oral sensory issues, yes, all under speech. And it is not only confined to child ना, adult में भी है stroke, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, stroke है, injury है, तो उसमें भी speech help करेगी. Yes. Not speech. Parental counseling important or not? Very important. Yes. क्योंकि they need to understand, they need to understand, they need to accept, they need to learn actually. One thing I really want to add, although it is a rapid fire round, कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए. आप एक बच्चे की अपनी थेरेपी करवा रहे हैं, आप होम प्रोग्राम लीजिए सेंटर से, आप लर्न करिए, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पेरेंट्स घर पे करा सकते हैं, जिसको हम टेबल टॉप एक्टिविटीज बोलते हैं. मान लीजिए कि मेरे को अपने बच्चे को कलर रिकॉग्नाइजेशन पे काम कर रहा है, टेक ए गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपर्ट, डू इट एट होम. आप उसको सॉर्टिंग, कलर रिकॉग्नाइजेशन, एडीएल एक्टिविटीज आप घर पे सिखा सकते हैं. इट इज नॉट इजी. यू हैव टू डेवलप पेशेंस, यू हैव टू लर्न द वे आउट. क्योंकि ना न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में बच्चे ऐसा नहीं कि समझते नहीं, वो डिफरेंट अप्रोच से डिफरेंट लर्निंग लेते हैं. उनकी लर्निंग लेने का तरीका अलग है. तो उस तरीके को अगर आप सीख जाते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा अपने बच्चे को सिखाना. तो डेफिनेटली आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको उतरना पड़ेगा, वो कहते हैं ग्राउंड पे अपने बच्चे के साथ काम करना पड़ेगा, और डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे. ऐसा हो ही नहीं सकता रिजल्ट. आपकी अप्रोच, आपकी गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए. यस. Is there any superfood for all these children? Purely no. No superfood. Any red flags that parents should not ignore? Yes. Lack of eye contact, poor eye contact, hand flapping, not responding on name call, sensory, if they feel something is there, child understandability in terms of कि he is not responding appropriately, and you are feeling like कि ज्यादातर जो फील होगा आपको कि सुन नहीं रहा क्या, पर वो सुन रहा है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या वो समझ नहीं पा रहा, या उसका ब्रेन का डेवलपमेंट, ब्रेन का जो फंक्शनिंग है वो इस वे में नहीं हो पा रही है कि वो प्रॉपरली जैसे हम लोग करते हैं आपस में वो कम्युनिकेट कर पाए. Okay. One parenting mistake. Excess screen. Okay. Excess pampering also. Okay. Therapy पहले या स्कूल पहले? Depend upon the need. But therapy. अगर आपका बच्चा मॉडिफाइड हो जाता है थेरेपी से, तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है इसमें. थेरेपी आपको स्कूल रेडीनेस भी ऑफर करती है. हमारे यहाँ पे थोड़ा सा थेरेपी को डिफरेंट देखा जाता है कि किसी चीज के लिए ठीक होने के लिए जा रहे हैं. ऐसा नहीं है, आप मैनेज करने के लिए जा रहे हैं. तो जब आप किसी चीज को मैनेज करने के लिए जा रहे हैं थेरेपी में, तो मैनेज तो अच्छी चीज है ना. आप लर्न कर रहे हैं एक अपनी एबिलिटी, अपनी लाइफस्टाइल को, फॉर अडल्ट्स ऑल्सो ना, अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर रहे हैं. इवन जैसे काउंसलिंग सेशंस लेते हैं कोई भी अडल्ट, तो वो अपने आप को मैनेज करने का एक तरीका सीख रहा है. सो स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है. बच्चों के केसेस में दे आर लर्निंग बट दे हैव टू लर्न एज पर देयर एज. Is hope realistic or overhyped? Realistic, yes. Okay. If the same thing, manageable है, थेरेपी में अप्रोच अच्छा मिल जाता है आपको रिजल्ट्स दिखेंगे. And so lastly, one word for the parent who are scared right now. Don't get scared. When you have an option available, although the option is to manage through intervention, to go for it. Don't lag behind, don't listen to the society, don't listen to the other who are not expert into it. क्योंकि ऑटिज्म इज नॉट की बहुत साल पुरानी चीज है कोई, है ना. रिसेंटली हमने देखा कि जो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो जब बहुत ज्यादा चीजें रिसर्च में अंडर रिसर्च होती हैं और बहुत ज्यादा उस पर बहुत ज्यादा फैक्टर्स या नंबर हमें हाई इंक्रीज हो रहा है, तो डोंट लैग बिहाइंड, टेक टू द थेरेपी, go to expert, get the assessment done.